Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है द खालिस्तान मूवमेंट एंड इट्स रिवाइवल इन कनाडा। कनाडा का पहले भी बोला जाता है कि कनाडा जो है वो एक जिसे कहते हैं ना खालिस्तानियों का जो है वो होम प्लेस बन चुका है और वहां पर जो है वो सारे प्रोपोगंडा होते हैं। जस्टिन ट्रूडो और मोदी जी के जो है आप लोगों को पता है कन्फ्लिक्ट वगैरह भी इसी वजह से जो है वो चलते हैं और जो है वो जस्टिन ट्रूडो जो है वो पाकिस्तान कह रही हूँ इंडिया और जो है वो मोदी जी के बहुत ज्यादा खिलाफ है और इसलिए बोला जाता है कि मैं नहीं कह रही, ठीक है, आप न्यूज वगैरह सब पढ़िए, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए जो है वो खालिस्तान वालों को जो है वो ज्यादा सपोर्ट करता है, ज्यादा प्रमोट करता है और अभी रिसेंटली जो है वो मोदी जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन लिया बिकॉज कनाडा के अंदर आप लोगों को पता है कि मंदिर था और वहां पे जाके खालिस्तान के लोगों ने जो है वो उसको तोड़ फोड़ वहां पर की है। तो जस्टिन ट्रूडो का उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, तो जिसकी वजह से मोदी जी ने बोला है कि अब हम आपको जो है ना अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी कि किस तरह से जो है मैं भी ये चीज जानना चाहती थी और जब ये वीडियो की सजेशन हुई तो मैंने कहा वाई नॉट यार, इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ बिकॉज मैं भी इसको जानना चाहती थी कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो कनाडा के अंदर कैसे चल रही है और किस तरह से कनाडा जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ दे रहा है। तो सारी चीजें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। अपनी रेकमेंड बॉक्स के अंदर आप लोग दीजिएगा। 2 जून 1984 अमृतसर में एक नौजवान सिख आर्मी ऑफिसर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। गोल्डन टेम्पल सिखिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, पर यह अफसर वहां किसी और मकसद से जाते हैं। वो देखने जाते हैं कि गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कहां कहां स्नाइपर पॉइंट्स हैं, कहां कहां फोर्टिफिकेशंस बनाई गई हैं, कौन सी गली में कितने मिलिटेंट्स के लिए जगह है। उस सिख अफसर का यह दौरा एक खूनी जंग की तैयारी के लिए था। इंडियन आर्मी एक तरफ, जर्नैल सिंह भिंडरनवाले और उनके खालिस्तानी मिलिटेंट्स एक तरफ। 3 जून को पंजाब का रोड, रेल और टेलीफोन नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स थे कि 48 घंटों के अंदर अंदर मामला निपट जाना चाहिए। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे थे मेजर जनरल ब्रार। 5 जून की रात को ऑपरेशन शुरू होता है। उम्मीद थी कि 6 तारीख की सुबह तक मामला निपट जाएगा, पर भिंडरनवाले और उनके साथी जनरल ब्रार के अंदाजे से कई गुना ज्यादा तैयार थे। असला उनके पास भी था और आखिरी दम तक वो भी लड़ते रहे। 1980s में पंजाब में एक जंग छिड़ी हुई थी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट, असैसिनेशन, बॉम्बिंग्स, कत्लेआम। अखबारों की हेडलाइंस में ये आम सी बात बन चुकी थी और अब शायद कई दशकों बाद फिर से खालिस्तान हेडलाइंस में आ चुका है। 2023 में कनाडा में सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का खालिस्तानी रेफरेंडम, प्रो खालिस्तानी प्रीचर अमृतपाल सिंह का इंडिया लौटना, लोकसभा इलेक्शंस में जीत जाना, कनाडा का कहना कि इंडिया लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, उनका सहारा ले रही है सिख कैनेडियन सिटीजन्स को मार गिराने के लिए। इंडिया का कहना कि कनाडा खालिस्तानी टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। यह सब दिखाता है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस कितने खराब हो चुके हैं। और अब तो सीधे कनाडा सरकार का अमित शाह का नाम लेना इन असैसिनेशंस को लेकर, जिस एलिगेशन को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन डेफिनेटली और बिगड़ रही है। 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जाती है खुलेआम। बात यहां तक पहुंच जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है कि ऐसे वारदातों को सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हीं की लिबरल पार्टी के मेंबर चंद्र आर्या ने खालिस्तानियों को इस वायलेंस का जिम्मेदार बताया और कहा कि अब कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। इस हिंदू मंदिर के बगल में ही इंडियन हाई कमीशन एक काउंसलर कैंप भी चला रहा था और एमईए से भी स्टेटमेंट आता है कि ऐसे डिसरप्शंस बहुत चिंता का विषय है। खालिस्तान ऑब्वियसली आज फिर से हॉट टॉपिक बन चुका है, मगर क्या खालिस्तान मूवमेंट आज उतना ही चिंता का विषय है जितना 30 से 40 साल पहले था? कितने बड़े लेवल पर मिलिटेंसी तब हुई थी, कितने हजारों लोगों की जान गई थी, और आज कनाडा इस पूरी कहानी से अपने आप को जुड़ा कैसे पा रहा है? कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, सेंसिटिव मामला है, लेकिन अगर पुरानी गलतियां हम नहीं समझ पाए तो फिर वही गलतियों को हम दोहराएंगे। इसीलिए समझना जरूरी है कि खालिस्तान का मुद्दा आखिर है क्या, यह मूवमेंट शुरू कैसे हुआ और फैला कैसे, और आज कहां कहां जिंदा है। मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार कौन था? इतने बड़े लेवल पर वायलेंस के बाद भी क्यों भिंडरनवाले को कई लोग आज भी एक हीरो की तरह देखते हैं? इंदिरा गांधी की क्या भूमिका रही थी इस पूरे मामले में? ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद ऑब्वियसली उनके देहांत के बाद एंटी सिख राइट्स।
और क्या सच में यूएस, यूके, खासकर कि कनाडा खालिस्तानी ऑपरेशंस के लिए एक बेस बन चुका है? क्या ऐसी कोई साजिश फिर से रची जा रही है, या खालिस्तान सिर्फ कुछ डायस्पोरा के लिए एक पाइप ड्रीम है, या फिर से सच में पंजाब मिलिटेंसी के तरफ जा सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। औरंगजेब के हाथों गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा ट्रेडिशन की शुरुआत की। खालसा शब्द अरबी के खालिस शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है प्योर होना। खालसा एक रिलीजियस ऑर्डर की तरह है जिसमें अमृत सेरेमनी होता है, जिसके बाद आपको अपनी जिंदगी रिलीजियस रूल्स के मुताबिक जीनी पड़ती है। एक प्योर खालिस सिख होना पड़ता है, और यह ट्रेडिशन एक वॉरियर ट्रेडिशन भी है। 1700s में मुगल एम्पायर कमजोर होता है। पंजाब का रीजन इंडिपेंडेंट सिख लीडर्स और उनके खालसा फौजियों के कंट्रोल में आ जाता है। 1801 में राजा रंजीत सिंह सबको यूनाइट करते हैं और सिख एम्पायर स्थापित करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है और पूरी टेरिटरी ब्रिटिश राज के हाथों चली जाती है। 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना होती है, जो खुद को सिखों का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो अपने आप को देखते हैं। जब मुस्लिम लीग ने कहा कि हिंदुस्तान का रिलीजन के बेसिस पर बंटवारा होना चाहिए, तो शिरोमणि अकाली दल ने भी एक सिख होमलैंड की बात की। खालिस्तान का आइडिया था बुनियादी तौर पर सिखों की ऑटोनॉमी का। कुछ की राय थी कि अलग देश होना चाहिए, कुछ की राय थी कि इंडिया के अंदर ही एक अलग ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए। नेहरू ने एक टाइम पर आश्वासन दिया था कि सिखों को इंडिया में जरूर कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस मिलेगी, एक लार्ज लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दी जाएगी। फिर आता है 1947 और पार्टीशन। पार्टीशन सिख कम्युनिटी के लिए एक बेहद ट्रॉमेटिक इवेंट रहता है। लाखों लोगों की जानें जाती हैं, लाखों घर उजड़ जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, मगर उसके बाद भी उनको अपने खुद के लिए एक स्टेट नहीं मिलता है। नेहरू ने पार्टीशन का वायलेंस देखकर अपनी राय बदल ली कि अब अगर लैंग्वेज के बेसिस पर ऑटोनॉमी दी जाए तो देश की यूनिटी को और भी ज्यादा खतरा है, यूनिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाबी शुबा मूवमेंट की शुरुआत की। यह एक आइडेंटिटी का मुद्दा था, डिमांड था कि पंजाबी स्पीकिंग रीजन्स का कम से कम एक अलग स्टेट तो बने। याद रखिए, उस टाइम पर पंजाबी स्टेट में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के भी हिस्से शामिल थे, और वो चाहते थे कि एक पंजाबी लैंग्वेज स्टेट बने जिसमें सिखों की मेजॉरिटी हो। इस डिमांड को लेकिन हिंदू महासभा, आर्य समाज ने भी अपोज किया, कांग्रेस ने भी अपनी रजामंदी नहीं दिखाई इस मूव के लिए। आखिरकार लेकिन 1966 में जाकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टेटहुड की डिमांड को फाइनली मान लिया। मगर अकाली दल ने इस बंटवारे में एक धोखा देखा। कुछ पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा में रह गए, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी और शेयर्ड कैपिटल बना दिया गया। शिकायत थी कि रिवर वाटर शेयरिंग के नाम पर पंजाब की नदियों का पानी हरियाणा और राजस्थान को दे दिया गया, और यह भी मांग इस थी पे सिद्धू मूसेवाला ने एक सॉन्ग भी बनाया हुआ है, खासकर कि फिस्कल मुद्दों पर। यानी अभी भी आइडेंटिटी का मुद्दा है, और उसके साथ साथ वाटर शेयरिंग जैसे सोशल और इकोनॉमिक मुद्दे भी शामिल हैं। इन मांगों को लेकर 1973 में अकाली दल की एक वर्किंग कमेटी ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, एजिटेशन जारी रखा। ऑटोनॉमी की मांग देश के बाहर से भी आ रही थी। इंडिपेंडेंस से पहले भी यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों में सिख डायस्पोरा की प्रेजेंस रही है। कुछ सिख डायस्पोरा तो आजाद खालिस्तान की भी बात करते थे, मगर 1950-60s में कुछ ज्यादा ट्रैक्शन उन्हें मिला नहीं। 1970s आते आते कुछ विजिबिलिटी बढ़ने लगी। 1969 में जगजीत सिंह चौहान, जो पंजाब असेंबली में एमएलए भी रह चुके थे, वो यूके जाकर एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान के लिए वहां मूवमेंट शुरू करते हैं। 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड छापते हैं जिसमें खालिस्तान की इंडिपेंडेंस का ऐलान भी कर दिया जाता है। फिर इसका डोमेस्टिक सिचुएशन पर लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यह सिर्फ एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा और मीडिया क्रिएशन ही रहता है। फिर आता है 1975 और इमरजेंसी। 1977 में इलेक्शंस होते हैं। पंजाब स्टेट इलेक्शन में अकाली दल जीत जाती है और ऑटोनॉमी की एजिटेशन और रफ्तार पकड़ने लगती है, और यहां पर एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंडरनवाले की। जवान, 6 फुट का कद, एथलेटिक और नीले रंग की पगड़ी। जरनैल सिंह भिंडरनवाले एक इन्फ्लुएंशियल यंग सिख रिलीजियस प्रीचर थे। दमदमी टकसाल के ऑर्थोडॉक्स सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लीडर थे। उनका मानना था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सिखों को गुलामों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, बिल्कुल मुगलों की तरह। भारत सरकार भी एक एंटी सिख रवैया रखती है। उनका सोल्यूशन कि सिख अपने रिलीजन और अपने कल्चर
को ठीक करे, अल्कोहल, दूसरे ड्रग्स से दूर रहे और एकजुट होके अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरनवाले इतने पॉपुलर बन कैसे गए? पहले सिखों और पंजाब की ऑटोनॉमी की बात की, ओपनली सेसेशन की बात नहीं करी, सेपरेट देश नहीं मांगा, पर इशारों इशारों में साफ कर दिया कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान चाहिए। नंबर 2, आइडेंटिटी की बात की। पंजाब विलेज, सिख रिलीजन और पंजाबी रीजन तीनों की बुनियाद पर लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू किया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में भारत में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, साथ साथ एक सोशल मुद्दे भी उन्होंने उठाने शुरू किए। एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाया, कम्युनिटी लिविंग की बात की। नंबर 4, इसी टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब में जमींदार क्लास को काफी फायदा होता है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। छोटे किसान, लैंडलेस किसान भिंडरनवाले के एजेंडा के तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यानी इकोनॉमिक मुद्दों से भी लोगों को आकर्षित किया गया। यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं था। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि संजय गांधी और कांग्रेस पार्टी ने खुद भिंडरनवाले को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था ताकि वो अकाली दल के सपोर्ट बेस को काट सके, मगर भिंडरनवाले किसी के इशारों पर चलने वाले तो थे नहीं। ये बात कांग्रेस को बाद में समझ में आई। अप्रैल 1978 में अमृतसर में निरंकारी सिख समुदाय का एक कन्वेंशन हो रहा होता है। भिंडरनवाले और उनके ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स का मानना था कि ये समुदाय असली सिख ही नहीं है, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कन्वेंशन के दौरान भिंडरनवाले ने गोल्डन टेंपल में एक प्रोवोकेटिव भाषण दिया। उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने जाकर निरंकारी कन्वेंशन पर हमला बोल दिया। 15 लोगों की जान गई, उनको मार डाल दिया गया। यहां से भिंडरनवाले के मूवमेंट में आता है एक ओपनली वायलेंट और मिलिटेंट टर्न, और इसी एक्टिविटी को बाहर से भी कुछ प्रो खालिस्तानी फिगर्स सपोर्ट करने लगते हैं। 1979 में ब्रिटेन में जगजीत सिंह चौहान ने काउंसिल ऑफ खालिस्तान एस्टैब्लिश कर दिया और डायस्पोरा से पैसे भी जमा करने लगे। मगर इस पॉइंट तक भी डायस्पोरा का सपोर्ट सिंबॉलिक था। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज तो हो रही थी, पर वो खुद वायलेंस के तरफ कभी आकर्षित नहीं थे, ना इन्वॉल्व होना चाहते थे। मगर इस इशू को एक इंटरनेशनल विजिबिलिटी जरूर मिलने लगी थी बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं इंडिया में पंजाब के अंदर भिंडरनवाले के फॉलोअर्स ने बंदूक उठा ही ली। अप्रैल 1980 में नई दिल्ली में निरंकारी लीडर बाबा गुरबचन सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सितंबर 1981 में पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण का भी मर्डर कर दिया गया। अब भिंडरनवाले को इस केस में अरेस्ट तो किया गया, पर वो 2 हफ्ते बाद लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छूट जाते हैं। रिलीज के बाद पंजाबी सिखों में उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अकाली दल ने भी उनके साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। 1982 में दोनों ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना कर दी। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया। 5 अक्टूबर 1983 को खालिस्तानी टेररिस्ट ने एक पंजाब में बस को रोककर 6 हिंदू पैसेंजर्स को कोल्ड ब्लड में मार डाला। अगले दिन इंदिरा गांधी ने पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। भिंडरनवाले अपने कई मिलिटेंट साथियों के साथ गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स के अकाल तख्त में रहने लगे। वही अकाल तख्त जहां से सिख गुरुओं ने अपने हुक्मनामे जारी किए थे। शाहबेग सिंह जो 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान इंडियन आर्मी में मेजर जनरल थे, उन्होंने भिंडरनवाले के साथ हाथ मिला लिया। ये काफी चौंका देने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने मिलिटेंट्स को गोरेला वॉरफेयर में ट्रेन करना शुरू कर दिया। भिंडरनवाले और उनके मिलिटेंट्स गोल्डन टेंपल को फोर्टिफाई करने लगे, अपना बेस बना लिया। उनको पता था कि इंदिरा गांधी एक्शन लेने वाली है। भिंडरनवाले चाहते भी यही थे कि गोल्डन टेंपल पर हमला हो, अटैक हो, जिससे आहत होकर पंजाब के गांव देहात तक एक आग फैल जाएगी, एक अपराइजिंग होगा, अमृतसर की तरफ एक मार्च होगा, खालिस्तान का सपना सच होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 5 जून 1984 की रात को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होता है। मजबूत रेजिस्टेंस के चलते आर्मी को टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। टैंक्स अकाल तख्त पर शेलिंग करती हैं। शाम होते होते इन्फेंट्री ने पूरा कॉम्प्लेक्स अपने कंट्रोल में कर लिया। अकाल तख्त के बेसमेंट में शाहबेग सिंह और भिंडरनवाले की लाश पाई जाती है। कई मासूम श्रद्धालुओं की भी जान जाती है, जिनको भिंडरनवाले और उनके साथियों ने गोल्डन टेंपल से बाहर जाने से रोका था, उन्हें हॉस्टेज बनाकर रखा था। सिख कम्युनिटी में कई लोगों ने सवाल उठाया कि चाहे जो भी हो, भारत सरकार को होली साइट गोल्डन टेंपल पर शेलिंग नहीं करना चाहिए था। सरकार का पक्ष यह रहा कि होली साइट को वॉर जोन खुद
भिंडरनवाले और उनके साथियों ने बनाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि वो अपने सिख बॉडीगार्ड अफसरों को रिप्लेस कर दे। इंदिरा गांधी ने कहा था, आर वी नॉट सेक्युलर? और ऐसा कदम उनके लिए अनफॉर्चुनेटली काफी महंगा पड़ा। यह फैसला उनको भारी पड़ा 31 अक्टूबर को, जब 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर 30 गोलियों से छलनी कर दिया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली और देश के कई शहरों में एंटी सिख राइट्स फैल जाते हैं। 10,000 से ज्यादा सिखों को मार डाला जाता है। कांग्रेस लीडर्स इस वायलेंस में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ केसेस आज तक चल रहे हैं। 1984 के बाद पंजाब में बड़े लेवल पर पुलिस क्रैकडाउन होता है, मिलिटेंट्स को सक्सेसफुली पकड़ा जाता है, पर पुलिस क्रैकडाउन के माहौल में कई सारे इनोसेंट सिख्स भी पुलिस रिप्रेशन का सामना उन्हें करना पड़ता है। फिर से कई नौजवान सिख गायब हो जाते हैं और कईयों को तो आज तक पता नहीं चला है। क्रैकडाउन के बावजूद बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिटेंट अटैक्स जारी रखे। इनोसेंट पंजाब हिंदुओं को भी टारगेट वो करते रहे। अकाली दल के लीडर संत लोंगोवाल ने जब राजीव गांधी के साथ समझौता किया शांति के लिए, तो इस बात पर मिलिटेंट्स ने लोंगोवाल को ही गोली मार दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर पाकिस्तान से फंडिंग होने का आरोप भी लगाया। भिंडरनवाले की मौत और एंटी सिख राइट्स के बाद सिख डायस्पोरा अब ज्यादा एक्टिव हो जाती है इस मूवमेंट पर। कुछ डायस्पोरा सिख ऑर्गेनाइजेशंस खालिस्तानी मिलिटेंट्स के लिए फंड रेजिंग करते हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली खुद ही वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिख डायस्पोरा मिलिटेंट्स का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक आता है 23 जून 1985 को, जब बब्बर खालसा के टेररिस्ट एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल से मुंबई आ रही थी, उसमें उसके बैगेज होल्ड में एक बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। मिड एयर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 329 लोगों की मौत होती है, जिनमें 216 कैनेडियन सिटीजन्स मारे जाते हैं। लेकिन वहीं इंडिया में धीरे धीरे खालिस्तानी मिलिटेंसी कम हो जाती है। पुलिस प्रशासन का काफी बड़ा रोल रहता है। अकाली दल भी अपना पॉलिटिकल पोजीशन मॉडरेट कर लेती है, एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ आवाज उठाती है, और पंजाब की जनता को भी पीस चाहिए था। मिलिटेंसी के लिए पब्लिक सपोर्ट भी कम होने लगता है। हां, खालिस्तान का सेंटिमेंट अभी भी कुछ लोगों में हो सकता है, मगर बंदूक उठाकर सेपरेट देश मांगना या उसके लिए लड़ना यह कोई ज्यादा नहीं चाहता है। पंजाब में काफी पीस है आज, कोई इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करता है। इतने बड़े लेवल पर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, मगर पंजाब के फार्मर्स ने कहीं पर भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया। यह खुद ही दर्शाता है कि सेंटर के खिलाफ गुस्सा और पॉलिटिकली मांगे हो सकती हैं, मगर पंजाब के लोग डेमोक्रेटिक स्पेस में ऑपरेट करना चाहते हैं, ना कि खालिस्तान का झंडा उठाना या फिर वायलेंस करना। तो जब पंजाब में खालिस्तान की मांग नहीं है, तो फिर से अचानक ये निज्जर, पन्नू, फाइव आइज, कनाडा, प्रोटेस्ट, ये सब कहां से आ जाता है? ये समझना जरूरी है कि ये क्या प्रॉब्लम बन रहा है। यूएस में करीब 4 लाख सिख रहते हैं, यूके में 5-5.5 लाख करीब, और कनाडा में ऑलमोस्ट 8 लाख की उनकी जनसंख्या है, और ये काफी टाइटली निट कम्युनिटी है इंटरनेशनली। अब ऐसा नहीं है कि कनाडा में सारे सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, मगर काफी ऑब्जर्वर्स का यह कहना है कि कनाडा और यूके की सिख कम्युनिटी में कई लोगों में एक क्लियर प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट है। डायस्पोरा के कई लोग 1980s और 1990s के टाइम पर पंजाब छोड़कर यहां आए, और उनके दिलों में खालिस्तान का एक सेंटिमेंट है। अब वही सेंटिमेंट काफी लोग जिंदा रख रहे हैं। निज्जर के करीबी साथी मुनिंदर सिंह का आप एग्जांपल ले लीजिए। इनकी पूरी परवरिश कनाडा में हुई है। 1990s में इनके घर में एक वैंकूवर बेस्ड प्रो खालिस्तान न्यूज़पेपर आता था। उनके पिता मारे गए खालिस्तानी मिलिटेंट्स की फोटो काट के गुरुद्वारा के दीवारों पर लगाया करते थे, और इस तरह मुनिंदर भी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ गए, जबकि वो पूरे कैनेडियन हैं। आज मुनिंदर सिंह ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के स्पोक्सपर्सन हैं, और वहां के एक प्रो खालिस्तान ग्रुप खालिस्तान सेंटर के भी डायरेक्टर हैं। ऐसे ही कुछ सिख डायस्पोरा खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और उसको जिंदा रखा है। पिछले 20 सालों में कनाडा में अलग अलग प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हमें दिखने को मिले हैं। पिछले कुछ सालों में भी ऐसा मोबिलाइजेशन हमें दिखा है। 2022 में सिख्स फॉर जस्टिस, जिसे इंडिया बाय द वे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, उसने कनाडा के अलग अलग शहरों में खालिस्तान इंडिपेंडेंस रेफरेंडम कंडक्ट कराया। अब इसकी कोई मान्यता तो है नहीं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इसे इस्तेमाल किया गया। इसी सिख्स फॉर जस्टिस के कैनेडियन ब्रांच के लीडर थे हरदीप सिंह निज्जर।
अप्रैल 29, 2024 को टोरंटो में बड़े लेवल पर खालसा डे सेलिब्रेशंस मनाई गई। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पियर और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सब यहां पर मौजूद थे। सबके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, खालिस्तान के झंडे भी फहराए गए। कनाडा का कहना है कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की सरकार कहती है कि कनाडा मिलिटेंट एक्टिविटी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसे इनकरेज कर रही है। 1985 एयर इंडिया बॉम्बिंग में जो दो मेन अक्यूज थे, उनके ट्रायल में कनाडा ने 20 साल लगा दिए और फिर दोनों अक्विट भी हो गए। आरोप यह है कि कनाडा के पुलिस ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया और कुछ इंपॉर्टेंट वायर टैप टेप्स जो थे उनको इन्वेस्टिगेशन से पहले ही गलती से इरेज कर दिया गया। एक कैनेडियन जज ने इसे अनएक्सेप्टेबल निग्लिजेंस भी बुलाया। 2018 में जब ट्रूडो ने इंडिया का दौरा किया था तो एक रिसेप्शन डिनर के लिए एक कन्विक्टेड खालिस्तानी क्रिमिनल जसपाल अठवाल को इनवाइट किया गया। ऐसा व्यक्ति जो एक इंडियन मिनिस्टर को मारने की कोशिश कर चुका है। खालिस्तानी टेरर के मामले में आज तक इंडिया ने 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट्स भी की हैं कनाडा सरकार से, सिर्फ 5 रिजॉल्व हो पाई है। हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने इसे कनाडा का इन एक्शन का नतीजा बताया है, इन एक्शन जो डेलिबरेट है। तो जब भारत कहता है कि कनाडा खालिस्तान मिलिटेंसी के थ्रेट को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें बात सच है। इंपेरिकल एविडेंस हमें दिखता है। सिख कम्युनिटी कनाडा की पॉपुलेशन का 2% हिस्सा है और ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, ओंटारियो जैसे प्रोविंसेस में एक पावरफुल वोटिंग ब्लॉक बनकर ये उभरा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक वोट बैंक पॉलिटिक्स अब खेला जा रहा है। सब सिख खालिस्तान सेंटिमेंट नहीं रखते हैं, लेकिन एक वोकल प्रो खालिस्तान माइनॉरिटी जरूर मौजूद है जिसको कैनेडियन पॉलिटिशियंस खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सही स्ट्रेटेजी है या गलत स्ट्रेटेजी है? लॉन्ग टर्म पे ये क्या कनाडा के लिए बैकफायर करेगा? फिलहाल तो यह है कि सबको अपनी वोट की चिंता है। शायद इसीलिए निज्जर की हत्या के मामले में भी ट्रूडो ने मामला पब्लिक कर दिया। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई। अब हाल ही में फिर से इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक जो स्टैंड ऑफ हुआ, ये निज्जर का जो फॉल आउट हुआ, जो एविडेंस दिया गया नहीं दिया गया, बयानबाजी हुई, उस पर हमने ऑलरेडी एक एपिसोड बनाकर रखा है, उसे देख लीजिएगा डिटेल में। 14 अक्टूबर को कैनेडियन चार्ज d'affaires ने टू इंडिया जो है उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारत सरकार को अब क्रेडिबल इररेफ्यूटेबल एविडेंस दे दिया गया है कि कैसे इंडियन एजेंट्स इंडियन सरकार निज्जर की हत्या में इन्वॉल्व थे। लेकिन उसी दिन इंडियन एमईए ने भी एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स को डिफेंड किया गया और कहा कि ये सब ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और इस बात में बाय द वे सच्चाई भी है कि ट्रूडो इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अपना पॉलिटिक्स जमा रहे हैं। लेकिन मामले को बेटर हैंडल किया जा सकता था, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन एलिगेशन सही है या नहीं है, ये इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये सारे आरोप यूएसए ने भी लगाए हैं विथ प्रूफ कि कैसे एक फॉर्मर सीनियर फील्ड ऑफिसर ऑफ रॉ विकास यादव, यूएस सिटीजन पन्नू, जो कि एक और सिख सेपरेटिस्ट हैं, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। अब वो अलग बात है कि यादव ने जिस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था पन्नू को मारने के लिए, वो एक अंडरकवर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर निकला जो अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन या डीईए में काम कर रहा था। लेकिन एक तरफ जहां कनाडा इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रही थी, वहीं दूसरे तरफ यूएसए ने इसे डिप्लोमेटिक चैनल्स, इंटेलिजेंस चैनल के जरिए प्रूफ के जरिए दिया, जो बात इंडिया ने फिर मानी। तो अब इस सब मामले का सॉल्यूशन क्या है? रायता तो फैल चुका है। अब अगर इंडिया ने निज्जर की सही में हत्या की है तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह बात आप खुद डिसाइड कर लीजिए। नेशन टू नेशन होता है, लेकिन कई बड़ी पावर्स ये काम कर चुके हैं। प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने सच में गैंगस्टर्स की मदद लेकर, भारत सरकार ने गैंगस्टर्स की अगर मदद ली है, तो यह हमारे छवि या हमारे रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं है। और क्या इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई इतना ज्यादा पावरफुल बंदा बन रहा है, जो अपने आप को एक इमेज देने की कोशिश कर रहा है एज अ हिंदू डॉन? जो एनआईए ने हमें बताया, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, उसके बारे में एक पूरा एपिसोड है, द राइज ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन मेन मुद्दा है कि क्या सच में खालिस्तानी मिलिटेंसी का कमबैक हो रहा है, जिसके वजह से हमें चिंता करना चाहिए। खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री से एक चीज साफ है कि सिर्फ डायस्पोरा से कुछ चाहने से, उनके कुछ विशेष से डोमेस्टिकली एक मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में रेफरेंडम कराए तो उससे हमारी डोमेस्टिकली सिचुएशन खराब नहीं होगी। जब तक हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन सॉलिड है,
मगर यहां एक प्रॉब्लम है कि हमारी सिचुएशन सॉलिड है क्या नहीं है। अमृतपाल सिंह जैसे फिगर उभर के आते हैं इंडिया में, बाहर से वापस आते हैं, यहां इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत भी जाते हैं। कंदूर साहब 2024 में कंस्टिट्यूएंसी से भाई साहब एमपी बन जाते हैं। यहां एक टेम्पटेशन हो सकता है कि एकदम मजबूत क्रैकडाउन कर दो, हैं जो खालिस्तान का नाम उठाए उसके पीछे पुलिस लगा दो या ऑनलाइन ट्रोलिंग कर दो। मगर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में ऐसे रिएक्ट करना मामले को बैकफायर करा सकता है। दो सोल्यूशन है। पहला कि पंजाब के सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पर आप फोकस करिए। इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, महंगाई जैसे इश्यूज को आप ढंग से टैकल करोगे तो मिलिटेंसी के तरफ ना लोग आकर्षित नहीं होंगे। इन सारे मूवमेंट्स के पीछे एक इकोनॉमिक डेस्परेशन कहीं ना कहीं होता है। नक्सल मूवमेंट आप देख लीजिए, देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आपको ये नक्सल्स मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बात आती है, बिल्कुल आती है, आइडेंटिटी की आती है, ऑटोनॉमी की आती है। तो हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल राइट्स को आप रिस्पेक्ट करिए। अब फार्म लॉज जैसे डिसीजन आप लेते हो, पंजाब के किसानों को आप कंसल्ट नहीं करते हो, तो वो ऑब्वियसली आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बीजेपी सरकार जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो अमृतपाल के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो हम सिख राष्ट्र, खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहां बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि उसके हिंदू फंडामेंटलिज्म की वजह से सिख फंडामेंटलिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। धर्म के नाम पर बाय द वे जब भी राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसका यूजुअली क्या होता है आपको मालूम है, बगल में देख लीजिएगा आपको मालूम चल जाएगा। कनाडा के साथ भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि कम से कम हमें वो लोग तो एक्स्ट्राडाइट करके दो जिनकी हम लीगली मांग कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक टेंशन एकदम से तो खत्म नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। और इसमें पिसने वाले हैं खासकर की स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जो बेहतर जिंदगी के लिए कनाडा जाना चाहते थे। बेसिक फैक्ट यही है कि आज पंजाब पीस, शांति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, जंग नहीं चाहता है कोई। हिस्ट्री को समझने से यह बात हम सीख पाते हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अगर चार लोग कनाडा में फुदक फुदक कर एक फ्लैग लहरा रहे हैं तो फुदकने दो, आप अपने पंजाब पर फोकस करो। बहुत काम बाकी है हमारे पंजाब में इस बात पर भी। ओके गाइस, अच्छी और इंफॉर्मेटिव और काफ़ी डीप जो है वो इन्होंने जो है वो काफ़ी रिसर्च की हुई थी इस चीज़ के ऊपर, और काफ़ी चीज़ें जो है वो मुझे आज पता चले जो कि मुझे नहीं पता था कि इंदिरा गांधी को जो है वो दो सिखों ने जो है वो उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने जो है वो उनका मर्डर कर दिया था। और सारी वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और पंजाब, इंडिया का पंजाब जो है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सारे जो सिख है वो ही खालिस्तान चाहते, नहीं सारे नहीं चाहते। जो इंडिया के स्पेशली जो सिख है ना, जो पंजाब के अंदर आ रहे हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं पंजाब के अंदर, बट दे डोंट वांट खालिस्तान। वो इंडिया के अंदर बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो कि कनाडा के अंदर है और वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ खालिस्तान को चाह रहे हैं कि खालिस्तान हो। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो के थ्रू मुझे मिली, आप लोगों को मिली, क्या ये सही थी या आधा सच और आधा झूठ टाइप करके था? जरूर बताइएगा। और आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग एक्शन अब इस चीज के ऊपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कनाडा के खिलाफ। क्योंकि देखिए, कनाडा जैसे कंट्री के अंदर अगर आए दिन कोई ना कोई देखते हैं किसी को गोली लग गई है, भाई कैसी है, मतलब हम कहते हैं कि यार फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो है होता है ना, वहाँ पर रूल एंड ऑर्डर्स बड़े अच्छे चलते हैं, वहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहा जाता। बट आए दिन देखा जाता है कनाडा के अंदर किसी ना किसी को जो है वो बस गोली मार दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर हालात ख़राब हो जाते हैं। और अभी देखें ना किस तरह से जो है वो खालिस्तान के कुछ लोगों ने जो है वो हिंदू लोगों के ऊपर और मंदिर के ऊपर भी तोड़फोड़ उन लोगों ने की है। मोदी जी फिर इस बात पे नाराज सही हो रहे हैं ना। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।